हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। साथियों, 6 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों को, जिसके अंतर्गत 6800 चयन सूची पर महत्वपूर्ण मीटिंग कल। 49 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रिविजिट होने पर किसको मिलेगा लाभ? आंसर के प्रकरण में 1 अंक मिलने के बाद जनरल ओबीसी और एससी की क्या रह सकती है कट ऑफ? वहीं संस्कृत स्कूलों में 2100 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 को। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में हाई कोर्ट सख्त और राज्य सरकार को जारी किया कड़ा निर्देश। साथ साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, प्रस्तावित आयोग के कारण लटकी है भर्ती। कई भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के वजह से लटकी हुई हैं। उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर डिस्कस करते हैं। प्रदेश में सभी स्तर के शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर भर्ती के 907 पदों पर भर्ती अटक गई है। इसे लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में है। आयोग की ओर से कहा गया है कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है, इसलिए चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। याचियों के अधिवक्ता अनूप बनवाल का कहना था कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता का सिद्धांत लागू करना न्यायहित में है। ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का उल्लेख करते हुए याचियों की ओर से बहस की गई। राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी स्तर के आयोगों का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया गया है और कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून है और वर्तमान में लागू है। मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि या तो कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, अन्यथा हाईकोर्ट अगली तिथि को आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जुड़ी हुई, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे पीजीआई में 200 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती शुरू। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। संवाददाता, पीजीआई में नौकरी पाने की आस में बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी। बड़ी संख्या में पीजीआई में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन दूसरे संवर्ग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती शुरू हो गई। अफसरों ने 2 से 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया है। पीजीआई में बड़ी संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पद खाली थे। 1 साल के दौरान 2 बाद पीजीआई भर्ती का अभियान चला चुका है। निदेशक डॉक्टर आर के धीमन के मुताबिक पहले 450 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 252 नर्सिंग और बाकी टेक्नीशियन के पद थे। अब ये सभी पद भरे गए हैं। इसके बाद 905 नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली भरे गए। अब तीसरी बार में करीब 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 13 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि पीजीआई की वेबसाइट पर भर्ती संबंधी जानकारी अपलोड कर दी गई है। तो जो अभ्यर्थी इन पदों के समकक्ष योग्यता रखते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर 9 मई को होगा विचार। संवैधानिक प्राविधान के 103वें संविधान संशोधन को ठहराया था सही। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को विचार करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर विचार करेगी। पीठ में अन्य सदस्य जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई पुनर्विचार याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें कोर्ट में के 7 नवंबर 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 2-3 के बहुमत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया था। फैसला देने वाली 5 सदस्यीय पीठ में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया था, जबकि तत्कालीन चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि पुनर्विचार याचिका पर वही पीठ चैम्बर में सर्कुलेशन के जरिए मामले पर विचार करती है जिसमें फैसला सुनाया होता है। इस मामले में जस्टिस ललित सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए पुनर्विचार याचिका पर जस्टिस ललित की जगह चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पीठ में शामिल होंगे। सामान्य तौर पर पक्षकार पुनर्विचार याचिका के साथ एक अर्जी दाखिल कर पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में
सुनवाई करने और पक्ष रखने का मौका दिया जाने की मांग करते हैं। इस मामले में भी अर्जियां दाखिल की गई हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि मामले पर खुली अदालत में सुनवाई करने की जरूरत है तो कोर्ट इसका आदेश दे सकता है। 7 नवंबर 2022 को बहुमत का फैसला देने वालों में जस्टिस माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए आर्थिक आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना और उस आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है जिसके जरिए गैर बराबरी के लोगों को बराबरी पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। ये एक उपकरण है जिसके जरिए न सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है बल्कि अन्य किसी भी वर्ग को शामिल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि 9 मई को होने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई जो है वहां से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर क्या अपडेट निकल कर आती है। जो भी जानकारी निकल कर आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर। अगली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है, संस्कृत स्कूलों में मानदेय पर भर्ती होंगे 2100 शिक्षक। खबर समझते हैं विस्तार से। प्रदेश के हर मंडलों में खोलने जा रहे आवासीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की बहाली होने तक मानदेय पर 2100 अध्यापक रखे जाएंगे। पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सेवा लेने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अभी संविदा पर तैनात 1700 संस्कृत शिक्षकों का पुनः चयन संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। परिषद ही अब शिक्षकों के शिक्षण कार्य से जुड़े कार्यों से लेकर उनकी समस्याओं के निराकरण का भी कार्य करेगी। अब तक की व्यवस्था के अनुसार संस्कृत विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों की भर्ती होती रही है। इसमें काफी समय लगने से की आशंका है, लिहाजा सरकार अब संस्कृत विद्यालयों की नियुक्ति की जिम्मेदारी संस्कृत शिक्षा परिषद को देना चाहती है। इसमें भी एक पेच फंसा है। परिषद को अधिकार देने के लिए कैबिनेट से निर्णय कराकर दोनों सदनों से पास कराना होगा और इस प्रक्रिया में भी वक्त तो लगेगा। ऐसे में नया रास्ता निकाला गया है कि नए विद्यालयों के प्रारंभ होने से पहले मानदेय पर शिक्षकों को रख लिया जाए। वहीं संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा जो शिक्षक 31 मार्च तक संविदा पर थे उनकी संविदा के नवीनीकरण के भी प्रस्ताव कैबिनेट में भेजे गए हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद मानदेय व संविदा पर नियुक्ति शुरू होगी। जितेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की तरफ से यह जानकारी निकलकर सामने आई है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं अभी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब डाइट से बीएड कर सकेंगे विद्यार्थी, मिलेगी मान्यता। डाइट परिसर में बीएड की कक्षाएं संचालित होंगी। इस बारे में शासन स्तर पर प्रयास चल रहा है। अभी सीटों के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं आया है। उम्मीद है कि डीएलएड 2022-23 बैच के बाद बीएड की कक्षाएं शुरू हो जाएं, तब विद्यार्थी डाइट से भी बीएड कर सकेंगे और ये 100% अप्रूव्ड जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखना होगा अगर डाइट से बीएड आता है तो वहां पर कितनी सीटों का अलॉटमेंट सरकार की तरफ से किया जाता है और प्रत्येक डाइट को कितनी सीटें बीएड की दी जाएंगी। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आएगी आप सभी को डिस्कस करेंगे चैनल के माध्यम से। अब मूव कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सरकार की तरफ से 6800 चयन सूची जो जारी की गई थी उसको सिंगल बेंच से कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया है और 6800 चयन सूची वाले अब हर संभव वो रास्ते की तलाश में है जहां से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया या उनकी समस्याओं का हल निकलता नजर आए। अब इस बीच आप सभी लोगों को बता दें कि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कई जगह अकाउंट जारी कर दिए गए हैं डीबी में याचिकाएं दाखिल करने के लिए, लेकिन अब सभी अपने पास पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। सभी साथी किसी न किसी याचिकाकर्ता के साथ जुड़ रहे हैं। अब इस बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। विजय भाई की तरफ से एक बड़ा आह्वान किया गया है, उसको लेकर के कल मीटिंग इको गार्डन में आयोजित की गई है और कहा गया है कि जितने जगह अकाउंट जारी किए गए हैं डीबी में याचिका डालने के लिए सभी लोग एकजुट होकर के एक जगह आकर के एक याचिका मजबूत पैरवी के साथ डीबी में ले चलें और इसी को लेकर के कल एक बड़ी मीटिंग इको गार्डन में आप सभी को देखने को मिलेगी और अगर सर्वसम्मति वहां पर बनती है तो कहीं ना कहीं 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है और अच्छा और सकारात्मक कदम इसे माना जा सकता है। हालांकि आपको बता दें सभी अगवाकार जो 8 जगह अकाउंट जारी किए गए हैं सबकी अपनी अपनी ईगो हैं, इसलिए ये मामला कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं लगता है कि एक होकर के एक ही याचिका के साथ सभी लोग डीबी में जाएंगे और सारे अकाउंट का कलेक्शन एक पास इकट्ठा होकर के एक मजबूत पैरवी डीबी में की जाए। अब देखना यह है कल की मीटिंग कितनी सकारात्मक रहती है। अगर सभी अगवाकार अपनी ईगो को त्याग कर केवल 6800 के बारे में सोचेंगे तो कल का दिन काफी अच्छा हो सकता है और उसके बाद जल्द ही आप सभी को डीबी में याचिका देखने को मिलेगी जो 8 तारीख की डेट डिसाइड की गई और उम्मीद की जा रहा है कि 8 तारीख में आप सभी को डीबी में 6800 की तरफ से भी याचिका देखने को मिल सकती है। वहीं अब बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से रुख स्पष्ट करने के बाद लिस्ट रिविजिट प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है। अगर लिस्ट रिविजिट होगी तो इसमें किस पक्ष को फायदा मिलेगा, किस वर्ग का नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। वहीं आंसर के प्रकरण में अगर जनरल और ओबीसी की एक अंक मिलने के बाद क्या कट ऑफ डिसाइड होगी, इन सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देख लेते हैं इन महत्वपूर्ण खबरों के से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट।
सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिव पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों की जैसा कि आपको पता है कि 72,000 शिक्षक भर्ती में बड़े ही दांव पेच हो रहे हैं और सरकार भी इस दांव पेच को खेलते हुए भर्ती को समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रही है, जिसमें 1 नंबर और माननीय ओपी शुक्ला सर की बेंच का आदेश समाहित करते हुए सरकार विभिन्न आंकड़े इकट्ठा कर रही है। उन आंकड़ों को आज सचिव स्तर की बैठक में हो सकता है मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं और सही जानकारी प्राप्त करके आप लोगों के सामने दोबारा वीडियो के माध्यम से लाइव यूट्यूब पर आने के बाद आप लोगों को सही जानकारी दूंगा। उसके पहले साथियों, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो मेरी बातों से प्रभावित हैं और जिन्होंने देखा है कि विगत 6-7 महीनों में मैंने कभी कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो कहा है सही कहा है और वह दोबारा हुआ है। जैसे जो भी मैंने बोला है, आपने 6-7 महीने का वीडियो जो भी है मेरा, चूंकि मैं पहले YouTube पर नहीं आता था, लेकिन जब मैंने देखा तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है, तब मैंने आप लोगों के सामने YouTube पर आना शुरू किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि कोई भी गुमराह ना हो, नौकरी मिले या न मिले, लेकिन उसकी भावनाएं किसी भी प्रकार से आहत ना हो। तो मैं सारी जानकारी आपको कल शनिवार को शाम को 6 बजे लाइव आकर दूंगा और जो भी मेरे पास जानकारी रहेगी वह मैं आपको दूंगा और वही सत्य साबित होगी और जो मैं बोलूंगा आने वाले समय में वह जरूर होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा साथियों। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा पहला लक्ष्य है अधिकतम साथियों की नौकरी। आज हो सकता है मीटिंग में कई चीजें क्लियर हो, क्योंकि 1 नंबर के साथी रिविजिट पर जनरल के आंकड़े, MRC के आंकड़े, OBC SC के आंकड़े, ये सब प्रस्तुत करना मेरा एक लक्ष्य होगा और इसे पता लगाकर हर एक चीज को आपके सामने सही स्थापित कर देने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा हूं और आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करूंगा। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बात एक बार जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अधिकतम शेयर करें, जिससे किसी भी साथी को जिसका चयन होने की संभावना हो या जिसका चयन न भी होने की संभावना हो, उसकी भावनाएं आहत न हो और वह तरह तरह के प्रलोभन में फंस के इधर उधर ना भटके। साथियों, रिविजिट और 1 नंबर के संदर्भ में जो भी सरकार की क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, उस विषय में जो जानकारी प्राप्त होगी उसे आप लोगों को दी जाएगी। और आप सभी को पता है कि 15 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में अपना मामला लग चुका है। डबल बेंच में राजन राय सर की बेंच में यह मामला 301 नंबर पर ही आएगा, लेकिन क्या उस दिन अधिकतम सुनवाई होगी या कुछ ऐसा पेच आएगा, फिर डेट लगेगी या देखने योग्य होगा। और इसी बीच आप लोग जानते हैं कि जो जनरल के गरीब अभ्यर्थी हैं, सवर्ण अभ्यर्थी हैं, वास्तव में गरीब अभ्यर्थी हैं, जिनके पास EWH सर्टिफिकेट पूर्ववत बना हुआ था और वे लगातार गरीबी की श्रेणी में आ रहे हैं, उनकी निर्णायक डेट 8 मई को लगी हुई है और 8 मई को 2 बजे डेट और टाइम दोनों फिक्स हो गया है। उस दिन हमारी कोशिश रहेगी कि अधिकतम बहस करवाकर जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित करा के सभी अभ्यर्थियों को नौकरी रूपी वरदान माननीय उच्च न्यायालय से दिलवाया जाए। विश्वास रखिए, उससे कम नहीं होगा। EWS के जितने भी साथी हैं वो मेरे दृढ़ संकल्प और मेरी मेहनत से नौकरी जरूर पाएंगे। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है अपने इष्ट देव श्री राम पर, महाकाल पर, कि वह मुझे ऐसा माध्यम बनाएंगे जिससे अधिकतम साथियों का चयन जरूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आज के लिए अनुमति चाहता हूं और जल्द ही आप लोगों के सामने, और कल संभव है कि 6 बजे शाम को लाइव आकर सभी साथियों की मेरिट, डीमेरिट, जनरल के ऊपर कितना प्रभावित होगा, रिविजिट 1 नंबर का क्या प्रभाव होगा और OBC के साथी के ऊपर कितना प्रभावित होगा और 1 नंबर का उसे उन्हें क्या लाभ होगा, रिविजिट किस संदर्भ में होगा, किस प्रकार से होगा और
किन साथियों को नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है, किसी की नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी, इन सभी बातों की चर्चा कल की जाएगी। कल आपके सभी प्रश्न लिए जाएंगे और उसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। आप सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः आप सभी को नमस्कार। एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, कर्मभूमि जन्मभूमि अयोध्या धाम, भगवान श्री राम की शरण में। जय श्री राम।